आप सभी का स्वागत है। देखिए, पत्र लेखन की थ्योरी हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसे देख लीजिए। आज हम पत्र लेखन से संबंधित जो हमारे अभ्यास प्रश्न हैं जो विविध परीक्षाओं में आए हुए हैं उन्हें देख लेते हैं। कुछ ऐसे भी थे जो छूट गए थे, मैंने आपसे कहा था कि जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें ही निपटा लेंगे हम उन्हें, तो आज हम उन्हें देखते हैं। आयकर से माफ़ी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे? तो देखो, आयकर, कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे कि किसे पत्र लिखेंगे। मोहल्ले में सफाई करवानी है, किसे पत्र लिखेंगे। मच्छरों के प्रकोप से परेशान है, किसे पत्र लिखेंगे। तो हमें भैया यही देखना है। तो यह है, आयकर से माफ़ी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किसे पत्र लिखेंगे। तो जाहिर सी बात है, संपादक का कोई लेना देना है नहीं, आयकर अधिकारी को ही पत्र लिखा जाएगा। ठीक है, आयकर अधिकारी जो आयकर से संबंधित काम देखता है, आयकर का मतलब इनकम टैक्स, तो आयकर अधिकारी को लिखा जाएगा। प्रशासन अधिकारी को नहीं लिखेंगे, संपादक को नहीं लिखेंगे। संपादक को पत्र जब लिखा जाता है जब हम बात करना चाहते हैं किसी पत्रिका में या न्यूज़पेपर में अपनी कोई बात या अपना कोई लेख निकलवाने के लिए, तो उसे कहते हैं संपादक। संपादक पत्रिका का या अखबार का होता है। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी वे होते हैं जो प्रशासन का कामकाज देखते हैं। अगर आपको अतिक्रमण हटवाना है या फिर आपके किसी ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर रखा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, तो प्रशासनिक अधिकारी को उस समय पत्र लिखा जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? अनौपचारिक पत्र उसे कहते हैं जहां पे वर्ड लिमिट ना हो, जहां पे कोई फॉर्मेलिटी ना हो। औपचारिकता को कहते हैं फॉर्मेलिटी, और अनौपचारिकता का मतलब हो गया इनफॉर्मेलिटी, तो जहां पे फॉर्मेलिटी हो ही नहीं। ठीक है, तो मोहल्ले में बिजली की समस्या के लिए जिलाधिकारी को लिखा गया पत्र। अब जिलाधिकारी से लिमिटेड बात ही कह पाएंगे, तो ये तो औपचारिक हो जाएगा। किसी भी सरकारी कर्मचारी को लिखा गया पत्र औपचारिक कहलाता है। अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त, भाई बहन, पिता पुत्र मित्र, इन्हें लिखा गया पत्र जो है वो अनौपचारिक की श्रेणी में आता है। बहन के विवाह में शामिल होने के लिए लिखा गया पत्र, ये वाला पत्र हमारा अनौपचारिक कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गांव में पुस्तकालय खुलाने हेतु जिला परिषद अध्यक्ष को लिखा गया पत्र, ये वाला जो पत्र होगा ये भी औपचारिक होगा। प्रधानाचार्य को 2 दिन के अवकाश के लिए लिखा गया प्रार्थना पत्र, ये भी औपचारिक होगा। औपचारिक उसे कहते हैं जहां पे वर्ड लिमिट तय हो। तो ऑप्शन नंबर बी जो है भैया, इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, ये अनौपचारिक पत्र होगा। जो निमंत्रण पत्र होते हैं वे अनौपचारिक में आते हैं। हालचाल पूछने के लिए लिखा गया पत्र जो व्यक्तिगत होते हैं, पारिवारिक होते हैं, वे अनौपचारिक होते हैं। बाकी कार्यालय के काम से या किसी भी अधिकारी को या किसी भी अनजान व्यक्ति को किसी कार्य करवाने के लिए जो हम पत्र लिखते हैं वो औपचारिक होते हैं। याद रखेंगे, पहले वाले में हम अच्छे से बात कर चुके थे। ठीक है, डिटेल से कर चुके हैं। अगर आपने थ्योरी के नोट्स नहीं बनाए तो वहां से बना लीजिए। चलिए बताइए, व्यवसाय संबंधी पत्र में संबोधन क्या होगा? बताएंगे फटाफट। हम लिख चुके हैं, व्यवसाय संबंधी पत्र कैसा हो जाएगा जी? अनौपचारिक। और अनौपचारिक पत्र में संबोधन क्या होता है? महोदय से शुरुआत होता है। हाँ या ना? तो मेरे करने से पहले आप पहले इसे करिएगा कि आपको पता है नहीं पता है। महोदय से शुरुआत होता है। ठीक है, परम पूज्य, जब हम किसी रिलेटिव को पत्र लिखते हैं जो हमसे बड़ा हो, पिताजी को पत्र लिखा तो परम पूज्य लगा सकते हैं। गुरुजी को पत्र लिख रहे हैं, आदरणीय लगा सकते हैं। पिताजी को पत्र लिख रहे हैं, आदरणीय लगा सकते हैं। तो आदरणीय और परम पूज्य, ये वाले जो 2 हैं और ये वाले जो 3 हैं, ये अनौपचारिक पत्रों में आते हैं। अनौपचारिक पत्रों का मतलब यह है जो रिश्तेदार को लिखा गया है। प्रिय, अपने मित्र को लिखते समय प्रिय मित्र लिख सकते हैं। यहाँ पे महोदय लगाते हैं जब हम औपचारिक पत्र की बात करते हैं। लगभग सभी औपचारिक पत्रों में, लगभग सभी, याद रखिएगा ये वाली बात, जो संबोधन होता है वो महोदय से ही होता है। ठीक है, औपचारिक पत्र में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं होता है? तो औपचारिक पत्रों में क्या दिनांक होता है? बताइए, दिनांक मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। औपचारिक पत्रों में से कौन सा विकल्प नहीं होता, यानी कि इनमें से कौन सा औपचारिक पत्रों में नहीं मिलेगा? दिनांक मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा जरूर, दाईं ओर डाली जाती है दिनांक सबसे ऊपर। विषय मिलेगा नहीं मिलेगा? विषय तो लिखेंगे ना, विषय या संदर्भ लिखते हैं। पता होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जब पता लिखोगे जब ही तो पता चलेगा ना किसने लिखा है। अभिवादन नहीं होता है। याद रखेंगे, जितने भी हमारे औपचारिक पत्र हैं, औपचारिक पत्र में अभिवादन नहीं होता। अभिवादन जो होता है वो अनौपचारिक पत्रों में होता है। ठीक है, अगर आपने थ्योरी जो हमने करी है सही से पढ़ी भी होगी तो आप अच्छे से समझ पाए होंगे। और प्रश्न ऐसे ही बनते हैं एग्जाम में, इससे ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं आएगा। पत्र लिखने को आपसे पूछा नहीं जाएगा।
तो भैया ये अभिवादन नहीं होता। अभिवादन का मतलब क्या होता है? शुभाशीष। जब पिता पुत्र को पत्र लिखेगा या माता अपने पुत्र को पत्र लिखेगी, जब बड़े छोटे को लिखते हैं तो आशीर्वाद वगैरह जो बोलते हैं, या छोटे बड़े को लिखते हो नमस्ते जो करते हैं, उसे अभिवादन कहते हैं। शुभाशीष हो गया, नमस्ते हो गया, ये सारे के सारे अभिवादन में आते हैं। हम औपचारिक पत्रों में नहीं लिखते हैं इसे, अनौपचारिक पत्रों में मिलेगा ये। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है जी, बस स्टैंड के पास आवारा लड़कों के व्यवहार को बताते हुए तथा उनके खिलाफ छेड़खानी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? तो एफआईआर दर्ज कौन करता है जी? पुलिस अधिकारी करता है, हाँ है ना। एफआईआर जो दर्ज करते हैं वो दर्ज करते हैं पुलिस अधिकारी। पुलिस अधिकारी कौन होंगे? अधिकारी महोदय तो मतलब नहीं, अधिकारी में तो कोई भी आ जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन तो सही होगा नहीं। थाना अध्यक्ष महोदय, ये वाला सही हो जाएगा। थाना अध्यक्ष को ही तो लिखा जाएगा पत्र। जब एफआईआर दर्ज करवाना पुलिस अधिकारी करेगा, और थाने के जो अध्यक्ष होते हैं वही एफआईआर दर्ज करेंगे, तो उन्हें पत्र लिखेंगे। और कैसे पत्र की श्रेणी में आएगा? औपचारिक की श्रेणी में। लिमिटेड शब्द होंगे, लिखने का एक तरीका होगा, प्रार्थना पत्र लिखा जाएगा, और ये जो होगा ये औपचारिक पत्र की श्रेणी में आएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट, दैनिक हिंदुस्तान के संवाददाता के पद के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? बताइए। हम यहाँ पे संवाददाता बनना चाह रहे हैं। संवाददाता का मतलब न्यूज रिपोर्टर बनना चाह रहे हैं हम दैनिक हिंदुस्तान में। तो जो भी समाचार पत्र निकालता है उसे कहते हैं संपादक, संपादक करने वाला। तो ऐसे में कार्यकारी महोदय, प्रचारक महोदय, अधिकारी, ये संपादक महोदय, इसका आंसर क्या होगा जी? सही होगा। संपादक को पत्र लिखा जाएगा जब हम किसी पत्रिका में, किसी न्यूज रिपोर्टर में हम किसी काम के लिए जा रहे हैं या कोई काम करना चाहते हैं, तो संपादक महोदय को पत्र लिखा जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अपने कार्यालय के अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? तो भैया जब भी कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लिया जाएगा, एक्सपीरियंस लेटर लिया जाएगा, तो पत्र जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा व्यवस्थापक महोदय को। कार्यालय की व्यवस्था जो देखता है उसे लिखा जाएगा पत्र। संस्थापक महोदय को लिखा नहीं जाएगा, प्रचारक का कोई रोल ही नहीं है। संपादक जो होता है वो पत्र पत्रिकाओं के क्षेत्र में होता है, तो व्यवस्थापक महोदय को पत्र लिखा जाएगा एक्सपीरियंस लेटर लेने के लिए। ठीक है, जो मैनेजर जो होता है, मैनेज करने वाला, तो मैनेजर को तो लिखेंगे ना अपने मैनेज को, व्यवस्थापक कहते हैं मैनेजर को। आगे देखेंगे नेक्स्ट, माता पिता द्वारा पुत्र को लिखे गए पत्र में माता पिता द्वारा क्या अभिवादन किया जाना चाहिए? मतलब माँ बाप अपने पुत्र को पत्र लिख रहे हैं तो अभिवादन क्या होगा? अभिवादन में आपको कोई अच्छी बात ही बताएंगे, मतलब कोई आशीष देंगे, कोई आशीर्वाद ही देंगे। अभिवादन का मतलब आशीर्वाद ही होता है। शुभाशीर्वाद बिल्कुल सही हो गया, पहले ही ऑप्शन सही है। प्रणाम थोड़ी ना करेंगे माँ बाप, प्रणाम बेटे हैं, क्या कह रहे हो, क्या सोच रहे हो कि प्रणाम कर दे तो बढ़िया है? अगर पिताजी ने देख लिया ना तो कूट देंगे बढ़िया करके। प्रणाम नहीं करेंगे, नमस्कार नहीं करेंगे, सादर प्रणाम नहीं करेंगे, शुभाशीर्वाद देंगे आपको। ठीक है, माता पिता लिख रहे हैं। पुत्र अगर अपने माता पिता को पत्र लिखता तो ये प्रणाम भी कर सकता था, सादर नमस्कार भी कर सकता था और सादर प्रणाम भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो पत्र लिखा गया है वो लिखा है माता पिता द्वारा पुत्र को। ठीक है, तो आपको एक बात याद रखनी, ये वाला पत्र किस श्रेणी में आएगा? अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो अनौपचारिक, क्योंकि ये पारिवारिक पत्र है, व्यक्तिगत पत्र है, इसलिए अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालयी पत्र नहीं है? कार्यालयीय पत्र वे होते हैं जिनकी भाषा औपचारिक होती है और कार्यालय के कामकाज से लिखे जाते हैं। प्रार्थना पत्र कार्यालयीय पत्र है, बिल्कुल है। संपादक के नाम पत्र, बिल्कुल है। प्रेस विज्ञप्ति है, बिल्कुल है। तो ये निमंत्रण पत्र ऐसा होगा जो कार्यालय पत्र नहीं है, ये व्यक्तिगत पत्र है। जब अपने दोस्त को किसी शादी में, किसी पार्टी में निमंत्रण भेजना हो तो ये निमंत्रण पत्र जो होता है ये अनौपचारिक होता है, तो ये कार्यालयीय पत्र नहीं है। प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं, विज्ञप्ति का मतलब होता है, ये मान के चला जो नोटिफिकेशन होता है, तो प्रेस में पब्लिश होता है उसे हम प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, कार्यालयीय आदेश सदैव प्रेषित होगा। अब मान लिया मुझे नहीं पता, लेकिन भाई कॉमन सेंस नाम की चीज होती नहीं होती, हालांकि हम थ्योरी में इसे कर चुके थे। कार्यालयीय आदेश हमने डिटेल से पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो उन्हें पढ़ लीजिएगा, आपको हेल्प मिलेगी, पहली वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। तो देखिए, कार्यालयीय आदेश कहाँ प्रेषित होता है? जब आदेश हमेशा बड़े छोटों को देते हैं, ऑर्डर, और छोटे बड़ों से हमेशा प्रार्थना करते हैं। क्लियर है? आदेश जो दिया जाता है वो बड़े हमेशा छोटों को देते हैं
और जो प्रार्थना की जाती है, विनती की जाती है, वो छोटों द्वारा बड़ों को की जाती है। क्लियर है? तो यहां पे कार्यालयीय आदेश सदैव भेजा जाएगा तो ये वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर भेजा जाएगा, यानी कि वरिष्ठ अधिकारी कनिष्ठ अधिकारियों को लिखेंगे। क्लियर हो गया जी? वरिष्ठ अधिकारी कनिष्ठ अधिकारी को जो आदेश देंगे एक ही कार्यालय के कामकाज से संबंधित होते हैं, उसे कार्यालय आदेश कहते हैं। और हमने पढ़ा भी था कार्यालय आदेश में अगर आप देखोगे तो कार्यालय आदेश जो है वो एक ही कार्यालय के कामकाज से संबंधित होता है, तो आप इसे याद रखेंगे। व्यक्तिगत रूप से लिखा नहीं जाता कोई भी पत्र। अगर कार्यालय का पत्र है तो केवल अर्ध सरकारी पत्र को छोड़ के कोई भी पत्र जो सरकारी है या कार्यालयीय पत्र है वो व्यक्तिगत रूप से नहीं लिखा जाएगा। केवल अर्ध सरकारी पत्र ऐसा है जो व्यक्तिगत रूप से एक अधिकारी अपने समकक्ष अधिकारी को भेजता है, मतलब एक ही लेवल के अधिकारी होने चाहिए। अपने से बड़ों को नहीं भेजा जाएगा, अपने से छोटों को नहीं भेजा जाएगा, बराबर के। मतलब अगर डीएम है तो वो दूसरे डीएम को भेजेगा, अपने से बड़ों को नहीं भेजेगा, अपने से छोटों को, अर्ध सरकारी। लेकिन कार्यालयीय आदेश जो है वो बड़े अधिकारी से छोटे को दिया जाता है, व्यक्तिगत रूप से नहीं दिया जाता। ठीक है, पर्सनल इसमें कुछ नहीं होता है। आगे देखते हैं, किसी राजपत्रित अधिकारी, राजपत्रित अधिकारी को कहते हैं गजेटेड ऑफिसर। किसी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति, पदोन्नति का मतलब होता है प्रमोशन, अवकाश स्वीकृति और उनके स्थानांतरण की सूचना को राजपत्र में प्रकाशित करने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है? जैसी राजपत्र में कोई सूचना प्रकाशित होगी तो तुरंत दिमाग में आपके आ गया होगा, कौन सी है भैया वो? बताइए। अधिसूचना। अधिसूचना वो होती है जो कि राजपत्र में मतलब गजट में प्रकाशित होती है। ठीक है, राष्ट्रपति या राज्यपाल की ओर से वरिष्ठ सचिव स्तर के अधिकारी जारी करते हैं, भेजने वाले का नाम इसमें नहीं होता। हम इन चीजों को पढ़ चुके हैं। तो ये अधिसूचना होगी, जहां भी गजट दिख जा अधिसूचना है। अधिसूचना के साथ साथ जो प्रेस विज्ञप्ति होती है वो भी कभी कभी अगर उसमें कोई ऐसी इंपॉर्टेंट सूचना है जो सरकार द्वारा जारी की गई है तो कभी कभी प्रेस विज्ञप्ति भी गजट में प्रकाशित होती है, कभी कभी। ठीक है, हमेशा नहीं, कभी कभी। बाकी अधिसूचना तो जो है हमारी वो विज्ञप्ति की भांति होती है, ज्ञापन की भांति होती है। तो ये तो भैया गजट में प्रकाशित होगी ही होगी। तो याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार आया है। आगे देखेंगे, व्यक्तिगत पत्र के संबंध में असत्य क्या है? अगर कोई पत्र व्यक्तिगत है तो इसके संबंध में असत्य क्या है? अब पत्र अगर व्यक्तिगत है तो जाहिर सी बात है अनौपचारिक पत्र होगा, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई भाषा की लिमिट नहीं है। ठीक है, कोई नियम नहीं है, जो मर्जी वो लिखो, जितना मर्जी उतना एक्सप्लेन करो। इसके अंतर्गत बड़ों की तरफ से छोटों को पत्र लिखे जाते हैं। हमसे पूछा असत्य कौन सा है, लेकिन भैया ये तो सत्य कथन है। बड़े छोटों को भी लिख सकते हैं, छोटे बड़ों को भी। अरे पिता पुत्र को लिख सकता है, पुत्र पिता को लिख सकता है। इसके अंतर्गत छोटों की तरफ से बड़ों को पत्र लिखे जाते हैं, बिल्कुल। इन पत्रों में सरलता और अपनी कुशलता के समाचार होते हैं, बिल्कुल। अगर पिताजी तुमसे पत्र लिखेंगे तुम्हें तो ज्यादातर मामलों में कुशलता ही तो पूछते हैं कि बेटा सही हो नहीं हो, पढ़ाई कैसी चल रही है। कॉल आता होगा अभी, जब भी तो पिताजी जब भी तो पूछते होंगे ना। और एक बात और बता दूं, पिताजी से जब आपकी फोन पे बात होती होगी ना तो मैं मानता हूं कि 1 मिनट से ज्यादा नहीं होती होगी, मम्मी से ज्यादा हो जाती है। क्योंकि भैया भारतीय बाप है, इंडियन बाप, उसका व्यक्तित्व कुछ ऐसे ही है, सख्त लोंडे जैसा। तो पिताजी से ज्यादा बात नहीं होती, हद से 1 मिनट। ठीक है, अपवाद हर जगह होते हैं, अधिकांश मामलों में नहीं होती। इस पत्र में आपसी संबंध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भैया पड़ता है। वो पत्र जो प्रेमिका को लिखा जाएगा, वो पत्र जो मम्मी को लिखा जाएगा और वो पत्र जो बहन को लिखा जाएगा, भैया उनका कंटेंट अलग अलग होगा नहीं होगा? हाँ या ना? तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर डी असत्य है। आपसी संबंधों का प्रभाव भी व्यक्तिगत पत्र पर पड़ता है। जो जिस व्यक्ति को लिखा जाएगा उसी हिसाब से संबोधन होगा, उसी हिसाब से उसका कंटेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी असत्य है, इसमें ऑप्शन नंबर डी है सही। आगे देखते हैं जरा, व्यावसायिक पत्र के संबंध में से सही कथन कौन सा है? हम बात कर रहे हैं व्यावसायिक पत्र। ऐसे पत्रों में किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं होती। भैया होती है, बिल्कुल। ये तो गलत हो गया। इन्होंने पूछा सही कथन कौन सा है, सही कथन पूछ रहे हैं। ऐसे पत्रों में संबोधन महोदय, महाशय आदि शब्दों से होता है, बिल्कुल महोदय तो लिखेंगे। व्यावसायिक का मतलब अगर आप किसी पुस्तक के डीलर को लिखना चाह रहे हैं पत्र, माल मंगवाने के लिए या पुस्तक मंगवाने के लिए, तो वे व्यावसायिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है, जो 2 डीलरों के बीच में, जो 2 व्यवसायियों के बीच में लिखा गया पत्र है। कपड़ा मंगवाना चाह रहा हूं, कोई ऑर्डर मंगवाना चाह रहा हूं, ठीक है,
तो ये हो गए किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार होता है, बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 सही है भैया, इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। कौन से कथन सही है? अब देखिएगा, किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल की आपूर्ति के लिए जो पत्र लिखा जाता है, आपूर्ति के लिए, अगर हम किसी चीज की सप्लाई पूरी करवाना चाह रहे हैं कि भैया मुझे आपूर्ति दे दो, मुझे इतना माल भेज दो, कम पड़ लिया, तो ऐसे को कहते हैं संभारक। ऐसा पत्र क्या कहलाता है जी? संभारक कहलाता है, जो माल की आपूर्ति के लिए भेजा जाता है जब कम पड़ता है तो, ठीक है, इसे संभारक कहते हैं। याद रखेंगे, आया हुआ इसमें से एक बार प्रश्न है। संभारक का मतलब है माल की सप्लाई की पूरी करने के लिए लिखा जाता है, ठीक है। जैसे कुछ चीज कम पड़ ली है तो हम कहेंगे भैया इतना माल और भिजवा दो, उसे संभारक कहेंगे, याद रखेंगे। तो 2 और 3 इसके सही हैं। परिपत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? भैया परिपत्र को डिटेल से लिखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। हो सकता है कभी इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आ जा, क्योंकि वर्तमान में ये भेजे जाते हैं और चलन में है ठीक ठाक तरीके से। परिपत्र क्या है? मैंने आपको बताया था, व्हाट्सएप में जो मैसेज सेलेक्ट ऑल करके भेजते हैं वही परिपत्र है। परिपत्र के बारे में हमने पढ़ा था, एक से ज्यादा लोगों को भेजा जाता है एक बार में, एक से ज्यादा कार्यालयों को, एक से ज्यादा सरकारों को, एक से ज्यादा अधिकारियों को, एक से ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। सबसे ऊपर परिपत्र संख्या लिखी जाती है, तो भैया पत्र संख्या तो सबसे ऊपर डली जाती है। पूछा है कौन सा कथन सही है, ठीक है। इन्होंने पूछा भैया इसमें संबोधन की आवश्यकता नहीं होती, ये वाली बात गलत है, संबोधन चाहिए। इसमें विषय का संकेत नहीं रहता, विषय भी चाहिए। इसमें अधोलेखन या भवदीय की आवश्यकता नहीं होती, भैया सामान्य तौर पर नहीं लिखा रहता, लेकिन लिख देंगे तो बढ़िया है, ठीक है। जो हमने परिपत्र की थ्योरी पढ़ी बिल्कुल सही है, उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखी जाती है, ये परिपत्र हमारा सही हो गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, अर्धशासकीय पत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? अर्धशासकीय या अर्ध सरकारी पत्र, डीओ लेटर जिसे कहते हैं, डेमी ऑफिशियल लेटर, ठीक है। अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय बात एक ही है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो अर्ध सरकारी पत्र लिखते कौन से हैं? एक अधिकारी दूसरे समकक्ष अधिकारी को भेजेगा, एक अधिकारी दूसरे समकक्ष अधिकारी को भेजेगा। समकक्ष का मतलब जो उसी की पोस्ट पे हो, उसी के लेवल पे, नीचे वाले को नहीं भेजे जाते, ऊपर वाले को नहीं भेजे जाते। अब होता क्या है, जब एक अधिकारी अपने समकक्ष अधिकारी को भेज रहा है, पावर में दोनों एक ही हैं, तो व्यक्तिगत पत्र हो जाते हैं। अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप व्यक्तिगत होता है, केवल एकमात्र ऐसा पत्र है जिसका प्रारूप व्यक्तिगत होता है, सरकारी होते हुए भी। तो इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है, ये वाला कथन तो सही है। यह पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, ये बात गलत है। अन्य पुरुष शैली में यह और वह आते हैं, अन्य पुरुष सर्वनाम यह और वह आते हैं। ये वाला जो है, ये वाला पत्र, ये वाला पत्र प्रथम पुरुष में, सॉरी उत्तम पुरुष में और मध्यम पुरुष शैली में लिखा जाएगा, उत्तम पुरुष में और मध्यम पुरुष में, ठीक है। मतलब यह है कि आप इसमें जो स्टार्टिंग करोगे, इसमें स्टार्टिंग करोगे, मैं आपसे ये सलाह मशवरा लेना चाहता हूं या मैं आपको ये बताना चाहता हूं, डायरेक्ट मैं का यूज करेंगे। लेकिन जो सरकारी पत्र होते हैं वो लिखे जाते हैं उत्तम पुरुष शैली में। सरकारी, क्योंकि सरकार कोई एक पर्सनल व्यक्ति तो है नहीं, तो जितने भी सरकारी आदेश आते हैं, जितना भी सरकार की तरफ से जो भी चीज मिलेगा वो उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाएगा। मतलब यह सूचित किया जाता है या ऐसा आपको निर्देश दिया जाता है, जितने भी सरकारी पत्र होंगे वे उत्तम पुरुष शैली में लिखे जाएंगे, यह और वह के साथ। लेकिन अर्ध सरकारी पत्र उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष शैली में लिखा जाता है। मतलब मैं, हम और आप, तुम, इसका प्रयोग किया जाता है इसमें। औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल सही है। प्रायः समान स्तर के अधिकारी को, बिल्कुल सही है, ठीक है जी। औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती, क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत पत्र के समान होता है, तो औपचारिकता करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि पता है कि सामने वाला हमारे लेवल का अधिकारी है, तो जान पहचान तो हो ही जाती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, मच्छरों के प्रकोप के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे? भैया प्रधानाचार्य जी मच्छर मार के क्या करेंगे? प्रधानाचार्य को लिखा, प्रधानमंत्री जी आएंगे मच्छर मारने, भैया माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को लिखेंगे या नगर पालिका को लिखेंगे? स्वास्थ्य अधिकारी को या नगर पालिका वाला ऑप्शन होता तो वो ज्यादा बेहतर होता। स्वास्थ्य अधिकारी नहीं आता है, सीएमओ होता है, ये यहाँ पे क्या करना आएंगे? तो भैया जब ऑप्शन नहीं है, शिक्षा अधिकारी मच्छर मारने थोड़ा आएंगे, प्रधानमंत्री मच्छर थोड़ा मारेंगे ना, प्रधानाचार्य अध्यापक मांगेंगे, हेड मास्टर, तो माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को लिखा जाएगा। एक विद्यार्थी को अपने स्कूल को, प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए? अभिनिवेदन जो होता है वो जो लास्ट में होता है, जिसे अधोलेखन कहते हैं, लास्ट में आपने क्या लिखा होगा? जब आप लिखते हैं प्रार्थना पत्र बुखार के लिए, सबने रटा होगा हिंदी में भी और अंग्रेजी में,
कि घर से बाहर जाना पड़ लिया, 2 दिन की छुट्टी दे दो, वो भी रटा होगा। 12वें में और 10वें में आते थे तो लास्ट में लिखते थे योर ओबीडियंट, अंग्रेजी में और हिंदी में लिखते थे आपका आज्ञाकारी शिष्य है, हाँ या ना। तो भैया ये लिखते हैं आपका आज्ञाकारी शिष्य है, सेवक थोड़ी ना हो। या आपका नहीं लिखेंगे, भवदीय लिखा जाता सरकारी पत्र में, भवदीय, ठीक है। चलिए, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता तो उसे क्या कहते हैं, अर्धशासकीय पत्र या अर्ध सरकारी पत्र, ठीक है। जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषिती को भेजा जाए, प्रेषिती उसे कहते हैं जो पत्र प्राप्त करता है। पत्र प्राप्त करने वाला हो गया जी प्रेषिती, और पत्र भेजने वाला हो गया प्रेषक। शुरू में ही पढ़ा था जब हमने थ्योरी करी थी तो एक साथ अनेक को भेजा जाता तो भैया परिपत्र होता है, एक साथ कईयों को, एक साथ अनेक को, एक साथ 100 जनों को, तो परिपत्र ही है, ठीक है। इसे घुमक्कड़ गस्ती पत्र भी कहते हैं, हमने चर्चा की थी। घुमक्कड़ इसलिए कहते हैं क्योंकि घूम का आता है सब में, घुमक्कड़ गस्ती पत्र भी कहलाता है, याद है नहीं है। आगे देखेंगे नेक्स्ट, गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा। जब भी किसी को सरकारी काम से, किसी काम से पत्र लिखेंगे तो वो ऐसे में जो आएगा भाई साहब, वो प्रार्थना, वो हमने लिखा है गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका को लिखा गया पत्र, भैया शिकायती पत्र कहलाएगा। शिकायत करेंगे, है कि नहीं, शिकायत ही तो करेंगे कि भैया ऐसा ऐसा बात है, जरा गड़बड़ हो गई, ऐसे जाकर सही कर लियो, तो शिकायती पत्र के अंतर्गत ये आपको मिलेगा, ठीक है। व्यक्तिगत पत्र होगा नहीं, व्यापारिक पत्र होगा नहीं। प्रार्थना पत्र इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आप किसी काम को करवाने की प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। हाँ, प्रार्थना पत्र जब होगा जब आप मोहल्ले में आप अपने लाइट लगवाना चाह रहे हैं कि भैया आकर लाइट लगाने की कृपा करें, तो ये प्रार्थना पत्र है। लेकिन गंदगी है तो गंदगी होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि जिम्मेदारी जो है वो नगर पालिका की है कि हम उसे साफ करें। लेकिन गंदगी है तो आप शिकायत करोगे तो शिकायती पत्र कहलाएगा, इसमें शिकायत की जाएगी, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है। भैया देखो, पत्र के अंतर संक्षिप्तता होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। क्रमबद्धता होनी चाहिए, मतलब घटना या जो भी समस्या है उसका क्रमबद्ध तरीके से उल्लेख होना चाहिए। शुरुआत में विषय बताना चाहिए, पहले सेवा में जो भी लिखेंगे उसके बाद महोदय यानी कि होना चाहिए, उसके बाद आप उसे विषय बताएंगे क्या है, और फिर लास्ट में खत्म करेंगे अधोलेखन लिखते समय। तो क्रमबद्धता होनी चाहिए, विनयशीलता होनी चाहिए, बिल्कुल आराम से लिखा जाना चाहिए, भाषा विनम्र होनी चाहिए। प्रेषक भेजने वाला जो है वो पत्र की विशेषता नहीं है, पत्र को भेजता है भेजने वाला, पत्र की विशेषता के अंतर्गत नहीं आता है। भेजने वाला तो एक है, मतलब भेजने वाला कहलाता है प्रेषक, पत्र के अंतर्गत उसका जिक्र नहीं रहता, वो अपनी बातों का जिक्र करता है। तो विनयशीलता लक्षण है, मतलब अगर आप अपना स्वभाव अच्छा रखेंगे, पत्र की बातें बढ़िया लिखेंगे, ऐसा नहीं हाँ भाई तुझसे कह रहा हूँ 2 दिन के अंदर अंदर कर दिए, नहीं नगर पालिका में आके या ऑफिस में आके तेरे हंगामा मचा दूंगा, पत्र थोड़ी ना होता है, ये तो धमकी होती है फिर। तो विनयशीलता होनी चाहिए, ठीक है। अगर देखें, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा। व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत, तो व्यक्तिगत वही है जो अनौपचारिक हो, मतलब पारिवारिक हो या व्यक्तिगत हो। तो मित्र को लिखा गया पत्र, व्यापारी को लिखा गया पत्र व्यक्तिगत नहीं है, प्रार्थना पत्र व्यक्तिगत नहीं है, संपादक के नाम लिखा गया पत्र व्यक्तिगत नहीं है। ये तीनों के तीनों औपचारिक पत्र की श्रेणी में आएंगे, और मित्र को लिखा गया पत्र अनौपचारिक श्रेणी में आएगा और इसलिए व्यक्तिगत होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जा सकता। तो अगर हम अधिसूचना की बात करेंगे तो भैया अधिसूचना का प्रयोग, देखो अधिसूचना के अंतर्गत नियम बताए जा सकते हैं। सरकार कोई नया नियम बना रही है और वो सब लोगों को जानना चाह रही है तो गजट में प्रकाशित होगा। नियम का पालन जिसे नियमन कहते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आएगा, और आदेश, अगर सरकार कोई आदेश जारी करना चाह रही है जनसाधारण के लिए वो भी आएगा। नागरिकों के जो कर्तव्य हैं वो अधिसूचना में जारी नहीं होते, क्योंकि आपको पता ही होगा मौलिक कर्तव्य जो है न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब मानो या ना मानो वो हम पे डिपेंड करता है। तो कर्तव्य अधिसूचना के अंतर्गत कर्तव्य नहीं आते हैं, बाकी सारी चीजें आती हैं। अधिसूचना के अंतर्गत नई नियुक्तियां भी आएंगी, नई नियुक्तियां, अगर प्रमोशन करा है तो प्रमोशन भी आएगा। माल्य अवकाश को स्वीकृति दी है, माल्य जैसे योग दिवस अभी कुछ दिनों पहले से बनाया 21 जून को, तो जब नया योग दिवस बनाया होगा सरकार ने और अगर उसकी छुट्टी रखना चाह रही है मान लीजिए तो गजट में प्रकाशित होगी। पदोन्नति है, प्रमोशन हो गया तो उसका नियुक्ति इसमें करेंगे। साथ ही साथ अगर कोई मर गया है अधिकारी, राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल या किसी की मृत्यु हो गई बड़े व्यक्ति की, तो वो भी अधिसूचना में जारी किया जाएगा। केवल कर्तव्य नहीं होते। आगे देखेंगे
यदि सभी राज्य सरकारों को कोई एक सरकारी पत्र भेजा जाए तो उसे क्या कहते हैं? सभी राज्य सरकारों को एक साथ भेजा जाए, हमने करा भी था, उसे परिपत्र कहते हैं। सभी मंत्रियों को, सभी राज्य सरकारों को, सभी अधिकारियों को एक साथ भेजा जाने वाला पत्र परिपत्र कहलाता है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे, यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालय को प्रेषित किया जाता है तो क्या कहते हैं? बताइए, सारे कार्यालयों को भेजा जा रहा है कोई पत्र, बताइए, देख के पता चली गया होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, हाँ है ना? नहीं। बी सही है? नहीं। तो सी सही है, परिपत्र कहलाता है, एक साथ सबको भेजा गया परिपत्र है। शासकीय पत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पत्र में सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, बिल्कुल सही है। पत्र संख्या के ऊपर तिथि, तो पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखेंगे तो मतलब डेट सबसे पहले हो जाएगी, तो भैया यही वाला कथन गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। बाकी सारे के सारे सही हैं। पत्र में बाईं ओर सेवा में लिखा जाता है, सेवा में हमेशा बाईं ओर ही लिखा जाता है, ठीक है। संबोधन महोदय बाईं ओर लिखा जाता है, तो सेवा में कोमा लगा के फिर लिखते हैं माननीय प्रधानाचार्य जी, आपने लिखा था नहीं लिखा था? सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी स्कूल का नाम, फिर लिखते थे महोदय, तो वो उल्टे हाथ की तरफ रहता है, यानी कि बाईं तरफ, दाईं तरफ नहीं रहता, दाईं तरफ दिनांक रहता है सबसे ऊपर, ठीक है। तो भैया पत्र संख्या में सबसे ऊपर तिथि नहीं लिखी जाएगी, मतलब पत्र संख्या के ऊपर भी तिथि ना, ये तो सबसे ऊपर हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में लिखा गया पत्र किसे होगा? तो भैया देखिए, कुलपति जो होता है वो होता है यूनिवर्सिटी का, तो यूनिवर्सिटी का बेचारा बाढ़ में आके क्या करेगा? आचार्य महोदय क्या करेंगे? स्कूल के आचार्य आके बाढ़ में क्या कर लेंगे? लेखाधिकारी महोदय, लेखाधिकारी उसे कहते हैं जो आय व्यय का गणना रखता है, वो क्या कर लेगा बेचारा, जिसे रेवेन्यू ऑफिसर कहते हैं, आरओ। अब भैया जिलाधिकारी महोदय को लिखा जाएगा, जिलाधिकारी ही बाढ़ पीड़ितों के लाभ पहुंचाने के संदर्भ में कोई काम करेगा, तो जिलाधिकारी महोदय को लिखा जाने वाला पत्र है। याद रखेंगे, जब भी वो कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसे मैनेज करने का काम जिलाधिकारी का होता है, ठीक है। किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन क्या किया जाता है? संबोधन क्या कहेंगे? अधिकारी को पत्र लिखना है तो संबोधन अधिकारी को लिखा गया प्रायः महोदय ही होता है, तो भैया माननीय महोदय हो जाएगा। अधिकारी तुम्हारा मित्र तो है नहीं जो प्रिय मित्र लिख दो, या फिर पूजनीय है ही नहीं, पूजनीय तो माता पिता के लिए लिखा जाएगा। प्रिय आत्मज ये भी नहीं होगा, आत्मज कहते हैं बेटे को, तो ये होगा ही नहीं। मुख्य बिजली के बल्बों के ऑर्डर के निरस्तीकरण की सूचना देते हुए लिखे गए पत्र किसे लिखेंगे? मतलब क्या पत्र लिखेंगे? तो भैया अध्यक्ष महोदय, उपलब्धता विभाग, बल विभाग, संभरक को लिखेंगे। भैया संभरक का मतलब जो आपूर्ति विभाग होता है उसे संभरक कहते हैं, अभी मैंने चर्चा भी करा था। संभरक जो आपूर्ति विभाग होता है उसे कहा जाता है संभरक, तो संभरक को लिखा जाएगा, ठीक है। जो मतलब ये देखता है कि भैया हमारा बिजली के बल्ब का ऑर्डर जो है कैंसिल हो गया, जो ये मान के चलें ऑर्डर आना जाना जो मैनेज करता है वो सारा संभरक करता है, तो याद रखेंगे इसे। संभरक का मतलब ही होता है आपूर्ति करना, हिंदी में संभरक का मतलब होता है आपूर्ति करना, सप्लाई को पूरी रखना। आगे देखते हैं, कार्यालय आदेश किसके लिए निकाले गए आदेशों की सूचना है? मंत्रालय के लिए, तो कार्यालय आदेश एक मंत्रालय को, मतलब सभी मंत्रालय को जारी भी किया जा सकता है सरकार की तरफ से या सरकार के किसी कार्यालय की तरफ से। अनुभाग ये भी हो सकता है, संबंधित विभाग या प्रभाग, तो ये भी हो सकता है, तो सभी विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। कार्यालय आदेश किसी मंत्रालय के अंतर्गत भी लिखा जा सकता है, किसी विभाग को भी लिखा जा सकता है। अनुभाग है ये, अनुभव नहीं है, अनुभाग। अनुभाग का मतलब विभाग के अंदर जो छोटा विभाग होता है, समझ में आई? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मान के चलें कि एक बिजली विभाग है, बिजली विभाग के अंतर्गत छोटे छोटे जो कई सारे और विभाग होंगे वो अनुभाग के अंतर्गत आएंगे। विभाग प्रभाग को भी लिखा जाएगा, बिल्कुल सभी को लिखा जा सकता है। तो कार्यालय आदेश तो बड़े अधिकारी छोटे अधिकारी को किसी को भी दे सकते हैं। तो एक मंत्रालय में जो मंत्रालय के जो ऑफिस होते हैं उनमें रहते हैं हमारे जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रहते हैं, मुख्य सचिव या सचिव के रूप में, तो सचिव अपने मंत्रालय के जितने भी ऑफिस हैं उनमें जारी कर सकते हैं, या मंत्री जी अपने उसे जारी कर सकते हैं। तो कोई भी बड़ा अधिकारी छोटे को जारी करेगा तो वो कार्यालय आदेश कहलाएगा, तो सब में हो सकता है। ये अनुभव नहीं है, ये अनुभाव है, याद है, अनुभाग, अनुभाव नहीं सॉरी अनुभाग, ठीक है। शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है? तो भैया देखो, शासकीय पत्र में, शासकीय का मतलब सरकारी पत्र में, नीचे
बाईं तरफ क्या लिखा जाएगा? तो भैया बाईं तरफ जो है वो लिखा जाएगा प्रेक्षक अधिकारी का नाम और पदनाम। बाईं तरफ हमेशा भेजने वाला अपना नाम और पदनाम लिखता है, और जहां नाम की जरूरत नहीं पड़ती वहां पर हस्ताक्षर करके केवल अपना पदनाम लिख देते हैं। तो प्रेक्षक अधिकारी का नाम और पदनाम जो है हमेशा बाईं ओर लिखा जाएगा, नीचे की तरफ। जब पत्र खत्म हो जाता है तो नीचे लिखते हैं प्रेक्षक या भवदीय लिखते हैं, भवदीय, और यहाँ पे नाम लिख देते हैं अपना। तो प्रेक्षक अधिकारी का नाम और पदनाम आएगा। संपादक के नाम पत्र में संबोधन के लिए भैया महोदय ही यूज करेंगे। संपादक हो या सरकारी व्यक्ति में प्रायः महोदय होता है, कॉमन। देख भी रहे होंगे आप, 2-3 बार आ गया तो याद रखेंगे इसे। आगे देखते हैं, छोटे संबंधियों को पत्र से संबोधन क्या लिखेंगे? छोटा जो है आपसे छोटा तो उसे लिखेंगे चिरंजीवी, का मतलब लंबी आयु हो, आशीर्वाद देंगे। हितैषी लिखेंगे नहीं, हितैषी मित्र को लिखते हुए, या फिर कोई चाहने मतलब जिसका आप हित चाहते हैं, कोई पड़ोसी है उसे लिखते समय हितैषी लिख सकते हैं, आपका हितैषी मतलब आपका भला चाहने वाला लिख सकते हैं। पूजनीय जो है वो बड़ों को, पूजनीय माताजी या पूजनीय पिताजी, ये बड़ों को लिखा जाएगा अभिवादन। और परम पूज्य जो होगा ये बड़ों को लिखा जाने वाला अभिवादन है, या सॉरी परम पूज्य जो है ये बड़ों को लिखा जाने वाला संबोधन है। परम पूज्य पिताजी, परम पूज्य माताजी। चिरंजीवी लिखेंगे छोटे को, आशीर्वाद दे रहे हैं तुम्हारी उम्र बड़ी हो। जो पत्र विभागों, संबद्ध अधीनस्थ और स्वायत्त शासी निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा व्यक्तिगत अथवा व्यक्तियों को लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं जी? उसे कहते हैं सरकारी पत्र। किसी विभाग को लिखा जाने वाला, संबद्ध अधीनस्थ और स्वायत्त शासी निकायों। अधीनस्थ का मतलब होता है जो नीचे काम करते हैं, स्वायत्त कहते हैं जो प्राइवेट कंपनियां होती है या अपने आप में काम करने वाले। स्वायत्त निकाय का मतलब जो किसी पर निर्भर नहीं है, अपने ऊपर टिका हुआ है हर काम के लिए, उसे स्वायत्त निकाय कहेंगे। विदेशी सरकारों, विदेशी सरकारों को अब देखो भैया, विदेशी सरकारों को सरकार ही तो पत्र लिख सकती है, अमेरिकी प्रेसिडेंट को तुम थोड़ी ना लिख दोगे पत्र। तो यहां पे सरकारी पत्र लिखा जाएगा। अर्ध सरकारी पत्र अपने समकक्ष अधिकारी को लिखा जाता है। अनुस्मारक जब लिखा जाता है जब भेजे गए पत्र पे कोई जवाब ना मिला हो तो अनुस्मारक लिखा जाता है। और परिपत्र तो पता ही है, सेलेक्ट ऑल, ठीक है। तो ऐसे में सरकारी पत्र लिखा जाएगा। राज्य सरकार को लिखा जाने वाला पत्र सरकारी पत्र है। स्वैच्छिक संस्थानों को लिखा जाने वाला पत्र सरकारी पत्र है, अथवा व्यक्तियों को लिखा जाने वाला पत्र सरकारी पत्र है, ठीक है भैया। ये व्यक्तियों को ऐसा नहीं है कि तुमने किसी व्यक्ति को लिखा, जब सरकार किसी व्यक्ति को लिखती है तो सरकारी पत्र की श्रेणी में आता है। आगे, किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश, निर्देश दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? विचाराधीन पत्र को जब भी निपटाया जाता है, अपनी राय देता है कोई अधिकारी उस पर, या जो भी जवाब के रूप में भेजता है अपने आपके पत्र के रिप्लाई में, तो उसे कहते हैं टिप्पणी लेखन। टिप्पणी करी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, परिपत्र किस श्रेणी में आता है भैया? परिपत्र क्या है? कार्यालयी पत्र है, पता ही होगा, अभी तो सरकारी है, अब तक समझ गए होंगे। पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं भैया? पत्र जो लिखता है वो है प्रेषक, भेजने वाला, और जिसे लिखा जाता है उसे कहते हैं प्रेषिती, ठीक है। कार्यालय पत्रों की भाषा क्या होती है? भाषा हमने लिखा है, भाषा होती है औपचारिक, नपी तुली भाषा होती है, ज्यादा फालतू नहीं लिख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ये हम कितनी बार कर चुके हैं। पूर्व में प्रेषित पत्र को स्मरण दिलाने के लिए पहले कोई पत्र भेज दिया, जवाब आया नहीं है, तो कौन सा पत्र लिखेंगे? अनुस्मारक लिखेंगे। स्मारक का मतलब ही है याद दिलाना, हाँ या ना। स्मारक क्यों बनाया जाता है? ताकि हम किसी व्यक्ति को याद कर सकें, तो ऐसे में अनुस्मारक भेजा जाएगा। आगे देखते हैं, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है भैया? राजपत्र में होता है, अभी चर्चा की है। सोशल मीडिया पे, समाचार पत्र में, तार पत्र में नहीं होगा, राजपत्र में होगा, गजट में, ठीक है। टिप्पणी लेखन में उच्च अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर करता है? टिप्पणी लेखन में किस ओर हस्ताक्षर होंगे बताइए? हमेशा जब हम लिखते हैं, जब आपने लिखा होगा ये हमारा बायां हाथ है, ये दायां है, जब आप लिखेंगे किसी पत्र को पढ़ लेंगे पूरा, तो हम हमेशा बाईं तरफ से दाईं तरफ लिखना शुरू करते हैं। पढ़ते भी हिंदी भाषा बाईं तरफ से दाईं तरफ है, तो जब पूरा पढ़ लिया जाएगा तो जब यहाँ से अधिकारी पढ़ना शुरू करेगा तो लास्ट में यहाँ रुकेगा, लिखना शुरू करेगा तो यहाँ से लिखेगा 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 लिखेगा, यहाँ पर रुक जाएगा। ये वाला हिस्सा है दाईं तरफ, तो जो सिग्नेचर करेगा वो किधर करेगा जी? दाईं ओर सिग्नेचर करेगा, ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं, व्यावसायिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में पत्र लेखन क्या कार्य करता है?
भैया बताइए, शिष्टाचार निभाने का ना, आमंत्रण देने का ना, कुशल मंगल पूछने का ना, स्थायी प्रलेख का। पत्रों की वर्तमान समय में कोई जरूरत नहीं पड़ी है। व्यक्तिगत जीवन में तो खत्म ही हो गए हैं, फोन ने उसकी जगह ले ली है। लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र में और व्यावसायिक क्षेत्र में इसलिए लिखा जाता है ताकि सबूत के तौर पर उन्हें रखा जा सके। एक स्थायी प्रलेख का काम करते हैं, ठीक है। अपने मोहल्ले में सफाई के लिए किसे लिखेंगे पत्र? राष्ट्रपति को लिखेंगे। राष्ट्रपति आगा सफाई करना है, इतना अच्छा मोहल्ला तुम्हारा है। मुख्यमंत्री आगा, प्रधानमंत्री ना, श्रीमान अध्यक्ष नगर पालिका, ये आंसर सही है, ठीक है। अर्धशासकीय पत्र में अधिकारी को संबोधन करने की शैली क्या होती है? भैया अर्धशासकीय पत्र या अर्ध सरकारी पत्र, अभी पता है, पहचान लीजिएगा कौन सा आंसर है, फटाफट पता चल गया होगा, हम कर चुके हैं ना पहले। अर्ध सरकारी पत्र है, अपने समकक्ष अधिकारी को लिखा जाता है, मैं और हम की शैली यानी कि उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष शैली अपनाई जाती है। तो भैया जब दोस्त है अपना, मतलब दोस्त जैसे ही हो गया, तो प्रिय श्री रमेश से करेंगे। प्रिय क्या कह गया, मैंने लिखवाया भी था, जो भी अधिकारी का नाम है प्रिय से शुरुआत होता है संबोधन। महोदय का यूज नहीं करते, क्यों? क्योंकि अपने लेवल के व्यक्ति को लिख रहे हैं और नितांत आत्मीय ढंग से लिखे जाने वाले पत्र हैं, बिल्कुल अपनेपन की वजह, अपनेपन की तरह से। अगर देखेंगे उत्तम पुरुष शैली में लिखे जाने वाला पत्र, अभी तो बात किया अर्ध सरकारी पत्र, उत्तम पुरुष में मैं से लिखा जाता है, मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं, ठीक है। परिपत्र किस श्रेणी में आता? फिर से रिपीट हो गया भैया, कैसा पत्र है परिपत्र? कार्यालय पत्र है। कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है भैया बताइए? कार्यालय पत्र में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है भैया? पत्र क्रमांक लिखा जाता है सबसे ऊपर। लगभग हर एक कार्यालयी पत्र में अगर आप कार्यालयी आदेश को छोड़ देंगे तो कार्यालयी आदेश में सबसे ऊपर कार्यालय का नाम रहता है बस। बाकी जितने भी सरकारी पत्र हैं या कार्यालयी पत्र हैं, सब में पत्र क्रमांक या पत्र संख्या सबसे ऊपर रहती है, ठीक है। किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त होने में देरी हो जाए तो उसे याद दिलाने के लिए क्या भेजते हैं भैया? पता ही है, याद दिलाने के लिए याद आ गई, प्रस्थांकन, तार, परिपत्र या अनुस्मारक। अनुस्मारक भेजा जाता है। अरे अभी तो खड़ा है अनुस्मारक, वो जो याद दिलाए। ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखते हैं, पिछले पत्र का संदर्भ देते हैं कि हमने ये वाला पत्र लिखा था, जवाब देने की कृपा करें, जवाब नहीं आया अब तक, छुट्टी। ज़्यादा नहीं लिखा जाता, बात को दोबारा रिपीट नहीं करते। और बार बार अनुस्मारक भेजने पे भी नहीं मिलता जवाब, तो क्या भेजते हैं? डिस्पैच। हमने लिखा था डिस्पैच भेजा जाता है जब बार बार अनुस्मारक भेजने पे भी जवाब ना मिले, ऐसी कंडीशन में डिस्पैच भेजा जाता है। वर्तमान समय में प्रचलन में नहीं है डिस्पैच, ठीक है। कौन सा पत्र 100 से अधिक संख्या में किसी को भी भेजा जा सकता? पता है, सेलेक्ट ऑल भैया, परिपत्र, ठीक है। राजपत्र में प्रकाशित होने वाला कौन सा? बताइए, बहुत तगड़ा प्रश्न है। गजट में जो प्रकाशित होगा बताइए, परिपत्र, विज्ञप्ति, ज्ञापन या अधिसूचना? कौन सी? पता चल गया होगा, अधिसूचना है। आगे देखते हैं, सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा सामान आपूर्ति या निर्माण आदि कार्यालय हेतु इनमें से कौन सा पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है? कोई भी सरकारी ऑफिस है, सरकारी कार्यालय है, उसमें सामान आपूर्ति करवाना चाह रहे हैं या निर्माण कार्य करवाना चाह रहे हैं, जैसे रोड का निर्माण करवाना चाह रहे हैं या तहसील भवन का निर्माण हो रहा है, तो सरकारी पत्रों में न्यूज़पेपर में उसकी सूचना निकाली जाती है, उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। पिक्चरों में देखा ही होगा, उस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया। कॉन्ट्रैक्ट को जो कहते हैं हिंदी में, वो कहते हैं निविदा। निविदा माने कॉन्ट्रैक्ट निकाला जाता है जब सरकार रोड बनवाना चाह रही हो, किसी भवन का निर्माण करना हो, रिपेयरिंग करना हो। फॉर एग्जाम्पल, नया संसद भवन बना है, तो नए संसद भवन को बनाने के लिए कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट निकाला होगा, मतलब सरकार कॉन्ट्रैक्ट निकालती है। कई सारी कंपनियों ने उसमें हिस्सेदारी ली होगी, जिसके मानक पूरे होंगे और जिसने सरकार की शर्त, बजट वगैरह को सही रखा होगा ठीक ठाक, उसे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया होगा, तो उसे निविदा कहते हैं। पत्र लेखन में संबोधन किसे कहा जाता है? तो संबोधन क्यों करते हैं हम? महोदय क्यों करते हैं? महोदय का मतलब यह है कि हम उन्हें रेस्पेक्ट दिखा रहे हैं। प्रिय पुत्र क्यों करते हैं? प्यार दिखा रहे हैं। प्रिय माताजी क्या है? स्नेह दिखा रहे हैं, आदरणीय माताजी, ठीक है। तो प्राप्तकर्ता के प्रति सम्मान या स्नेह, प्राप्तकर्ता के पते को, हाशिए को या प्रेक्षक का पता ना भैया, सम्मान या स्नेह जो दिखाया जाता है उसे संबोधन कहते हैं। महोदय, आदरणीय या जो भी लिखते हैं वो सम्मान या स्नेह होता है। तो लगभग हमने सारे प्रश्न कर लिए जो अलग अलग परीक्षाओं में आए थे।
ऐसे ही प्रश्न बनेंगे, बढ़िया से रिवीजन करिएगा, चकाचक जाएगा पत्र लेखन वाला टॉपिक। ठीक है, आराम से रिवाइज करिएगा और शेयर कर दीजिएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो। मिलते हैं अगली कक्षा में, धन्यवाद।